देश में वक्फ यानी अल्लाह के नाम संशोधन बिल पर हंगामा मचा। फिलहाल ये बिल जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पाले में चला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। केंद्र सरकार ने सदन के पटल पर जैसे ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था यानी कि वक्फ बोर्ड के पर कुतरने का फरमान रखा, कथित मुस्लिम पैरोकारों से लेकर के कई सियासी दलों तक को अपनी जमीन या यूं समझिए कि सियासी जमीन खिसकती नजर आने लगी और सदन में जमकर हंगामा हुआ। अब कुछ तथ्य समझते चलिए। 140 करोड़ देश की आबादी, रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीनें हैं और 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ को लगता है, ध्यान से सुनिए, अगर वक्फ को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की असली जिम्मेदारी वक्फ की नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि आखिरकार यह जमीन उसकी कैसे है। खैर, मुद्दा शक्तियों के नियंत्रण का था और चुनावी बयार के बीच नंबर गेम का भी। दूसरी तरफ सरकार के सहयोगी दल ही बिल को पास कराने के पक्ष में नजर नहीं आए। मसलन जेडीयू तो बिल पास कराना चाहती थी, लेकिन एलजेपी और टीडीपी इस बिल को लटकाना चाहती थी, या यूं समझिए कि पास नहीं कराना चाह रहे थे, जिसके चलते मुद्दा साफ है, सरकार ने बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है। लेकिन संसद में बिल को लेकर काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली। किसी ने इसे सरकार का एजेंडा बताया तो किसी ने शरिया के साथ छेड़छाड़। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि किसके क्या पहलू हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। कि हमारी पार्टी बिल्कुल इस अमेंडमेंट बिल के समर्थन में, क्योंकि हमारे जो पार्टी के संस्थापक है रामविलास पासवान जी, वो शुरू से ही अल्पसंख्यक वर्ग की बिहार प्रदेश में एक बुलंद आवाज थे। 2004 में उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई अल्पसंख्यक वर्ग होना चाहिए। तो 2004 में जब लोग इसकी बात चर्चा भी नहीं कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात उठाई थी। तो ऐसा नहीं है, हमारा पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग के साथ खड़ा रहता है। और आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो 1995 के एक्ट को अमेंडमेंट, जो उसके एक्ट के प्रोविजंस में अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम लोग उसके पक्ष में है। पर हाँ, अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो इस पे वाइडर कंसल्टेशन चाहते हैं, अगर ये बिल कमेटी के पास जाती है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। देखिए, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन एक पारदर्शी, जवाबदेही और समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ एक प्रभावी कानून बनाने की ओर बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस संशोधन के तहत मुसलमान समाज के सभी वर्गों की भागीदारी का इंतजाम किया गया है। 21वीं सदी की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, द आवर ऑफ द नीड, महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को क्या समस्या है, क्या वो महिला विरोधी हैं?
देखिए, इस बिल के इंट्रोडक्शन से पहले हमने रूल 72 के तहत स्पीकर को हमने एक नोटिस भिजाया था कि हम इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं, राइट। और हमारा मानना यह है कि ये जो बिल है आर्टिकल 14, 15 और 25 का उसके प्रिंसिपल्स का वायलेशन करता है। ये बिल बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का उसका वायलेशन करता है और खासतौर से जुडिशियल इंडिपेंडेंस का और सेपरेशन ऑफ पावर्स का ये वायलेशन करता है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर का सेक्शन 3RI है उसको ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हम निकाल देंगे। कैसा निकालेंगे? तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। विनय सिंह मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। ज़ेबा खान कांग्रेस से जुड़ी हमारे साथ में। अश्विनी दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शादाब शम्स हमारे साथ में जुड़े हैं, चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड उत्तराखंड सरकार के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय शर्मा आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। शुरुआत में ज़ेबा जी के साथ करूंगी। ज़ेबा जी, फिलहाल ये मुद्दा जेपीसी के पास चला गया है, लेकिन एग्जैक्ट आपत्ति क्या है? ज़ेबा खान जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? ज़ेबा खान जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? ज़ेबा खान से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। विनय सिंह जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में। विनय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? प्लीज अश्योर कीजिएगा। चलिए, विनय जी तक भी आवाज नहीं जा रही है। उससे पहले मैं अश्विनी दुबे के पास चलूंगी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ साथ सवाल यही है, जिस तरीके से आज गहमा गहमी सदन के अंदर देखने को मिली, उस गहमा गहमी के बाद आपको भविष्य क्या नजर आ रहा है? देखिए, भविष्य तो वक्फ एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कानून की जो कोर्ट्स की परिभाषा है उसके विपरीत। कैसे? 3 तरह के देश में है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम, जो संविधान के दी। जो अभी वक्त वर्तमान के देश में है उसका जो अस्तित्व है या उस कार्य प्रणाली कोर्ट से अलग है। वक्त में आप देखेंगे तो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, वो एक कम किसी भी के ऊपर कब्जा करेंगे, वो प्रॉपर्टी वाले को साबित कर प्रॉपर्टी नहीं, नोटिफिकेशन कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और 1240 जो है वो यूनिक प्रोविजन जिसमें जो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कोई वक्त की है कि नहीं है कि वक्त को ही निर्धारित करना। जैसे आप प्रॉपर्टी है, आप नोटिफिकेशन के जरिए वो कह देते हैं, उसकी सुनवाई वक्त के सामने होगी, की अपील ट्रिब्यूनल में होगी। और आप अश्विनी जी, आपकी जो आवाज है वो थोड़े से व्यवधान के साथ आ रही है, तो टीम से कहूंगी कि एक बार दोबारा से आपके साथ में कनेक्ट करें, लेकिन बहुत कुछ समझ में हमें आया है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, डॉक्टर सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके का आज माहौल देखने को मिला सदन के अंदर, आपको क्या नजर आया? 95 में नरसिम्हा राव सरकार ने जिस तरीके से असीमित शक्तियां दी और उसके बाद से ये तमाम चीजें देखने को मिली, और अब सदन के अंदर जब इन शक्तियों को सीमित करने की बात शुरू हुई तो एक बार फिर से वही डर नजर आया। और वोट बैंक की सियासत है या ये कुछ और है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? देखो, जब से इस देश में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, किन उद्देश्यों को लेकर के हुई, किस वर्ग के लिए हुई, क्या उसकी समीक्षा होना आवश्यक नहीं है? क्या केवल संपत्ति अर्जित करना ही वक्फ बोर्ड का काम था क्या? निश्चित तौर से आज का आप सर्वे उठा के देख लीजिए, देश में मुस्लिम वर्ग कहाँ खड़ा हुआ है। एजुकेशन के लाइन में आप देख लीजिए, अमीरी गरीबी के नाम पर आप देख लीजिए, क्राइम के नाम पर देख लीजिए। अधिकतर जेलों का मैंने निरीक्षण किया, अधिकतर मुस्लिम बच्चे वहां पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस अपेक्षा के साथ जो संपत्ति मेरे पास, मेरी संपत्ति है, तो मैं उसका क्या करूंगा? ये स्पष्ट उसमें उल्लेख था कि ये सब गरीब लोगों के लिए, जो मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए, उनके लिए लागू होगी, ये उनके ऊपर काम होगा। लेकिन क्या वास्तव में काम हुआ, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा
यदि रेल और रक्षा के बाद यदि संपत्ति की बात आती है तो वक्फ बोर्ड के पास आती है। क्या केवल वक्फ बोर्ड शिया और सुन्नी को लेकर के ही बनेगा? क्या मुस्लिम वर्ग में बोहरा समाज नहीं है? क्या आगा खानी नहीं है? या अन्य पिछड़े मुस्लिम नहीं है? क्या उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है इसमें? महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि वक्फ बोर्ड कह देगा कि सुनील कौशिक जी की संपत्ति मेरी संपत्ति है, तो ये सुनील कौशिक को सिद्ध करना पड़ेगा कि संपत्ति मेरी है कि नहीं है। वक्फ बोर्ड को संपत्ति सिद्ध करने का अधिकार नहीं था अब तक, वो जो कह दिया वो मेरी हो गई संपत्ति। तो ये क्यों बनाया गया ऐसा? लेकिन असल में जो प्रॉब्लम्स हैं सुनील जी, वो प्रॉब्लम निकल करके सामने आ रही है कि गैर मुस्लिमों को क्यों एंट्री दी जा रही है। ये कौन गैर मुस्लिम है? कहां गैर मुस्लिम है? क्या बोहरा समाज गैर मुस्लिम है? क्या आगा खानी या अन्य जो मुस्लिम समाज से आते हैं वो है? हाँ, सीईओ की बात आई, जो आईएएस की नियुक्ति सीईओ प्रदेश लेवल पर जब वक्फ बोर्ड करता है, जो कमिश्नर होता है वही सारी जांचें करेगा, वही डिसीजन देगा, तो वो आईएएस है पहले से ही। अब आईएएस में भी आप धर्म ढूंढेंगे क्या? या आईएएस की कहीं नियुक्ति हो रही है वो भी मुस्लिम होना चाहिए क्या? इसका मतलब तो आप खुद बांटने का काम कर रहे हैं। जब आईएएस की डिग्री लेकर के बैठा हुआ है जो भी अधिकारी, अब उसमें आप कहेंगे कि नहीं मुस्लिम आईएएस होना चाहिए। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो ओवैसी साहब कह रहे थे, जो सारी चीजें गिना रहे थे, समानता की बात, ये अधिकारों का हनन, तो ये अधिकारों का हनन नहीं है क्या? कि केवल आप अपने समाज पे करेंगे फिर तो देश में ऐसा हो जाएगा कि दलित जज की बात सुनेगा नहीं, दलित अधिकारी दलित की सुनेंगे, ओवैसी की सुनेंगे, सवर्ण की सुनेगा। जो निम्न वर्ग का मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है, सिटीजन है इस देश का, उसको कितना बेनिफिट हो रहा है ये भी देखना होगा। ज़ेबा खान जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में कांग्रेस से। ज़ेबा खान जी, जिस तरीके की आज गहमा गहमी सदन के अंदर देखने को मिली, कांग्रेस का स्टैंड हालांकि क्लियर है, लेकिन फिर से आप एक बार प्रतिक्रिया दीजिए प्लीज। जी, ये बिल्कुल गलत है और हम वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन किए जा रहे हैं उसका विरोध करते हैं और ये संविधान पर एक तरह से अटैक है। और देखिए, सरकार के पास काम करने के लिए बहुत सारे लंबे लिस्ट पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की प्राथमिकता देश के युवाओं को रोजगार देना है, महंगाई को कम करना है, या वक्फ बोर्ड में छेड़छाड़ करना है। इसकी क्या मंशा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कि सरकार करना क्या चाहती है, दिखाना क्या चाहती है और इनके पीछे मंशा क्या है। उन्हें गरीबी कम करना चाहिए, बेरोजगारी कम करना चाहिए, महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करनी चाहिए। और 2013 में ज़ेबा खान, जब मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली यूपीए 2 संशोधन कर रही थी, तब कांग्रेस के मुंह में जबान नहीं थी। वो तो सरकार आपकी ही थी ना, तभी तो संशोधन हुआ था। आप शक्तियों को असीमित कर दें, आप शक्तियों को असीमित करते हैं, संपत्तियों पर कब्जा कर लें और वो संपत्तियां मुसलमानों के, ज़ेबा खान, वो संपत्तियां मुसलमानों के काम भी ना है, वो संपत्तियां मुसलमानों के काम भी ना है, तो सब कुछ जायज है। ये तो सरकार है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है ताकि आगे विधायक खरीद फरोख्त कर सके और सत्ता चला सके। उन्हें पैसे की जरूरत है, हड़पना चाहती है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को। ये तो सरकार है। गलत बात मत कीजिए पूजा जी, गलत बात मत कीजिए। मैं एकदम सही बात कर रही हूँ। आप स्वीकार नहीं करती है ज़ेबा खान कि 2013 यूपीए 2 में संशोधन हुआ था, स्वीकार नहीं करती हैं? एक बार सर्च कीजिए, तब तक मैं और किसी से वर्डिक्ट ले लेती हूँ। बोर्ड की संपत्ति सरकार की, भाजपा सरकार की नहीं है, तो कांग्रेस सरकार की है। नहीं, किस सरकार की है? रिकॉर्ड आपने पढ़ा है? 4,36,169 की सूचना ही नहीं है वो किन की संपत्ति है, और 24,550 अन्य है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 58,896 पे अतिक्रमण है। कौन से गरीब? ये रिकॉर्ड है सरकारी। कौन से गरीब? 58,000 से ज्यादा संपत्ति अतिक्रमण। कौन से गरीब? कौन से गरीब? कौन अतिक्रमण किया हुआ है? की बातें आप कर रही हैं? कौन से गरीब होते हैं? किन गरीबों की आप बात कर रहे हैं? कितनों के लिए मदरसा बन गया, कितनों के लिए लंगर चला रहा है वक्फ बोर्ड, कितनों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है, कितनों के लिए एजुकेशनल हब क्रिएट कर दिए, वो भी एक बार बता दीजिए। वो आंकड़ा होगा आपके पास? सरकार से तो सवाल कीजिए ना, कितना एजुकेशन सेंटर खोल रहे हैं देश में, कितना लंगर चला रहे हैं, कितनों को रोजगार दे रहे हैं, कितना महिलाएं सुरक्षित हो रही है। सरकार से सवाल पहले कीजिए, बाद में वक्फ बोर्ड से आप सवाल कीजिएगा। ठीक है, आप एक बार 2013 पढ़िए,
ज़ेबा खान जी, आप एक बार 2013 में जो संशोधन किया गया वो आप पढ़िए, तब तक मैं अन्य प्रवक्ता के पास जाती हूँ। विनय सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ में। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ी हूँ, पर भाजपा की मंशा साफ है। मुझे पता है भाजपा की मंशा क्या है और वो क्या चाहते हैं। सिर्फ देश को बरगलाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, रोज एक नए मुद्दे में उलझा कर रखना चाहते हैं और सवाल जवाब करवाना चाहते हैं, ताकि उनसे कोई सवाल न कर सके, सरकार से कोई सवाल न पूछ सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, वापस आ रही हूँ। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक बार वो क्लेरिफाई करेंगे चीजों को। क्या लगता है अश्विनी दुबे जी, जिस तरीके से बार बार पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में संशोधन होता है, फिर उसके बाद 1964 में संशोधन होता है, 2013 में संशोधन होता है और 2013 के बाद अब जाकर के संशोधन की बात उठ रही है, क्या लगता है इन संशोधनों में क्या शक्तियां बढ़ाई गई थी तो किस तरीके से बढ़ाई गई थी, और अब अगर उनको नियंत्रित करने की बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सरकार के सारे पॉइंट ठीक होंगे जो पटल में रखे गए होंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड के मौजूदा कानून भी ठीक नहीं है, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वर्तमान समय में वक्फ कानून मात्र तुष्टीकरण और संपत्ति हड़पने का माध्यम बनकर रह गया है। स्वतंत्र भारत में जमींदारी खत्म हो गई, पर एक जहबी जमींदार पैदा। आप देखिए कि 2013 से 2024 के बीच में संपत्ति डबल हो गई। 2013 जो संशोधन है, उस संशोधन में पर्सन अग्रीव्ड ले आया। जाने अगर सामने एक पार्क है, पार्क को नोटिफिकेशन के जरिए वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर देता है, तो वक्त पर्सन अग्रीव माने हम आप चलते हुए ये नहीं कह सकते कि हमारा वो पार्क नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्क उन्हें कैसे ले, क्योंकि हम पर्सन अग्रीव नहीं है। और ये 2013 में हुआ और उस समय संसद ने ये जो है इसमें संशोधन किया गया। नंबर 1, मंशा जब वक्फ बोर्ड बना होगा उस समय मंशा चाहे कभी रही, उस समय एक सत्ता जो अल्लाह के नाम कुरान में गिनती गई संपत्ति का रख रखाव करने के लिए, जब हम मजहब मानने वाले चल अचल संपत्ति को जकात देते हैं तो संपत्ति तब से वक्फ कहलाती है। लेकिन आप ये बताइए 1954, 55 से 95 से 2013 तक एक ऐसी अथॉरिटी सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन हो, एक ऐसी बता दीजिए जिससे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टे लगा सके, एक ऐसा उसमें प्रावधान बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, और उस ट्रिब्यूनल में एक धर्म विशेष के लोग बैठेंगे और वो लोग ही निर्धारित करेंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं, और उसकी अपीलेट अथॉरिटी की आप बात कर लीजिए। अभी आपको याद होगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक ऑनगोइंग मैटर चल रहा था जब जिसमें सेक्शन 5 नोटिफिकेशन की बात आई थी। ऑनरेबल जज ने प्रश्न पूछा कि भाई आपने जब नोटिफिकेशन जारी किया उसके पहले ये प्रॉपर्टी किसकी थी। उस केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उस मॉन्यूमेंट को वक्फ बोर्ड ने नोटिस देकर के कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर प्रोहिबिशन है कि वो प्रॉपर्टी को कोई एक्वायर नहीं कर सकता है। इवन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी वो नहीं आ सकती है, लेकिन उसको भी वक्फ ने क्लेम कर दिया। तो ऐसे एक एनार्किस्ट लॉ जो संपत्ति हड़पने का माध्यम बन गया हो, उसको रेगुलेट करने के लिए अगर उसमें संशोधन हो रहा है तो बुराई क्या है। 1995 का सेक्शन 40 जो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने, किसी भी संपत्ति को वर्ड देखिए, अब उस संपत्ति को अगर आपकी संपत्ति है और वो वक्फ बोर्ड ले लेता है तो आपके पास रेमेडी क्या है। एक पैरेलल कानून व्यवस्था, इसलिए यह जरूरी था कि वक्फ एक्ट के संशोधनों में उचित जो है बदलाव किया जाए। और अगर मान लीजिए कि उसमें सर्वे होने के बाद और एक इंक्वायरी होने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट का ऑडियो ऑन कीजिएगा गवर्नमेंट, शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिए ज़ेबा खान जी, बोलिए। तो उस समय अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और ये कहती है कि नहीं ये वक्त की संपत्ति है, ये नहीं है, तो उसमें बुराई कहां है। सवाल तो ये एक्ट तो एबॉलिश हो रहा है,
सिर्फ ये हो रहा है कि उसको रेगुलेट करने की बात हो रही है। रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट भी तो इस देश में चलते हैं। जो मंदिरों को आप देखिए तमिलनाडु में कितने मंदिरों को रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत जो है रेगुलेट किया जाता है। आप श्री वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड को देख लीजिए कैसे रेगुलेट किया जाता है। आप कहीं भी देखिए तो रेगुलेट करने के लिए तो और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, चाहे आर्टिकल 25 हो, चाहे आर्टिकल 14 हो, चाहे आर्टिकल 15 हो, चाहे आर्टिकल 26 हो, चाहे आर्टिकल 30 हो, वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और सब्जेक्ट टू लॉ फ्रेम्ड बाय द स्टेट है। तो कोई भी राइट ऑब्सोल्यूट नहीं है। हर राइट को रेगुलेट ठीक है। आपके तमाम बातों पर एक बार मैं विनय सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। विनय जी, आपका क्या तथ्य है? अखिलेश यादव सदन में बोल रहे थे तो अमित शाह ने बोला गोल गोल मत घुमाइए, मैं भी गोल तू भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। देखिए पूजा जी, एक चीज क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित की सरकार नहीं, यह कोई भी काम जनहित में नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से ऐसे काम अभी लंबित है जिसके वजह से यह चुनाव हारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सब चीजों को छूने का काम नहीं कर रही है। वह केवल यह देखना चाहती है कि हम इस देश में कैसे लोगों के अंदर नफरत, लोगों के अंदर खाई पैदा कर सकते हैं। खाई का मुद्दा ही नहीं है, खाई का मुद्दा ही नहीं है विनय सिंह जी, आप मेरी बात समझिए। जिस पर्टिकुलर समुदाय का वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी को कितना बेनिफिट दे पा रहा है। आज शिक्षा के स्तर में देखिए मुस्लिम समुदाय कहां पर है सर, महिलाओं के अधिकारों के मामले में देखिए मुस्लिम समुदाय कहां पर है सर, और तलाक के मामलों में देखिए कहां पर है मुस्लिम कम्युनिटी। अगर इन तमाम चीजों को आप देखेंगे, जनसंख्या के मामले में देखिए कहां पर है, गरीबी के मामले में देखिए कहां पर है। आप किस तरीके से, वक्फ बोर्ड किस तरीके से अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचा पा रहा है सर? मस्जिद और कब्रिस्तान बनाकर सर, दरगाह बना करके, क्या आप उससे झाड़ा लगवाओ? ऐसे देश का विकास होगा सर? क्या बात कर रहे हो आप? अगर स्पीच आपकी हो गई हो तो हम बोल रहे, थोड़ा सा अच्छा लगा और भारतीय जनता पार्टी सवाल लॉजिकल बात अच्छी लगनी चाहिए सर। मैं सुन तो लीजिए, हाँ सुन तो लीजिए, अब हमारी भी सुन लीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनहित की सरकार, आपने कहा ना कि बहुत से ऐसे मुद्दे लंबित है, बहुत से ऐसी चीजें हैं, वक्फ बोर्ड कितना फायदा दे पा रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी इस देश को कितना फायदा दे पा रही है ये तो पहले बता दे। आपको मैं बता देता हूँ, गोरखपुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज 513 एकड़ जमीन वहां के लोगों की कब्जा कर लिए। जो पहले, बहुत पहले, आज से 80 साल 150 साल पहले एक पुख्तारनामा होता था जो राजा महाराजा लिख करके लोगों को दे दिया करते थे, वही सबके पास था, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है। 513 एकड़ जमीन कब्जा कर लिए, किसी को एक पैसा मुआवजा नहीं दिए। यही अयोध्या में लोगों की जमीनें कब्जा कर लिए, इनके लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसके वजह से चुनाव हारे। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, अयोध्या के मामले में आप क्या कह रहे हैं? कब्जा हुआ है, घोटाला हुआ है, क्लियर कर लीजिए पहले। घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है तो वो कब्जा कैसे हुआ? घोटाला और कब्जा में अंतर होता है सर। बिल्कुल, अरे कैसे अंतर होता है? घोटाला ही वो कब्जा ही हुआ है कि आप हमसे झूठ बोल करके 10 रुपए में लेकर के हमारी जमीनें और आगे ले आकर के आप जो है जबरदस्ती उसको भेज देंगे, हमें दबाव बना करके 10 रुपए में आप खरीद रही हैं। ठीक है, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद विनय सिंह के पास में जाऊंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है, लेकिन जाते जाते एक बात समझ लीजिए, अति सर्वत्र वर्जित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। विनय सिंह ब्रेक पर जाने से पहले लगातार बोल रहे थे। ज़िबा खान कांग्रेस से जुड़ी हुई हमारे साथ में, बहुत स्वागत है ज़िबा जी आपका। अश्विनी दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ फिलहाल विदा हो चुके हैं। शादाब शम्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड उत्तराखंड सरकार के, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में, बहुत स्वागत है सर आपका। विजय शर्मा जी का बयान रह गया था। विजय शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले विनय जी लगातार कह रहे थे कि जिस तरीके की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से, वो हो रही है वक्फ की तमाम संपत्तियों को हड़पने की, वोट बैंक की सियासत की। कौन कर रहा है सियासत सर? आप कर रहे हो, वो कर रहे हैं, कौन कर रहा है सर? देखिए पूजा जी,
एक सेकंड मैं बिना साक्ष्य के कुछ नहीं कहता हूं। आप सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये देखिए स्वतंत्रता सेनानी को दी गई जमीनें ही कब्जा कर ली गई। इन्हीं के विधायक ने पत्र भी लिखा है, इन्हीं के विधायक ने पत्र इसके खिलाफ लिखा है, लेकिन 513 तो मेरे कहने का मतलब यह है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा इस देश इस प्रदेश में कुछ अच्छा करने की नहीं है। लोगों के अंदर नफरत पैदा करना है, लोगों की जमीनें हड़प लेना है। ये भूमाफिया हो गई है। जो गरीब है, ऐसे ऐसे लोग हैं, जहाँ की बात कर रहा हूँ, पुदीना बोने के भर की जगह नहीं बची है, कहावत है गाँव में। सारी जमीनें वो अनियंत्रित हुए। विनय जी, बीजेपी अनियंत्रित हुई तो बीजेपी आज गठबंधन की सरकार चला रही है, और अगर वक्फ अनियंत्रित हुआ तो क्या उसके परना कतरे जाएं? कोई माफिया बन जाए तो उसके परना कतरे जाएं? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, कहीं अनियंत्रित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नाम लगा दो, सब सही कर रहा है, ये कह रहे हैं कर दो। एक बार मैं विजय शर्मा जी से बाइटें लेती हूँ, विजय शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। विजय शर्मा जी बोलिए। जी देखिए पूजा जी, एक बात बताइए, इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रवक्ता से कि एक आर्टिकल, एक कोई इसके अंदर कोई ऐसा क्लॉज बताइए जिससे ये सरकार उस प्रॉपर्टी को खोज लेगी, या कोई पर्सनल आदमी, प्राइवेट आदमी इस प्रॉपर्टी को खोज लेगा। या एक भी, मैं चुनौती देता हूँ, एक भी क्लॉज ऐसा बताइए जिससे सरकार की मंशा गलत हो, जो लोगों के हित में ना हो, जो इससे आपको तकलीफ हो। अगर आपको तकलीफ है तो संसद में आप उसका बोलिए। तो अब आपको मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए वक्त का मतलब जो उर्दू में, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं उर्दू के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसका दान दी, बहुत देर से जुड़े हो, दान दी हुई प्रॉपर्टी होती है। अब आप मुझे बताइए दान का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य से वक्फ बोर्ड भटक नहीं गया? क्या मुझे बताइए 1995 में संशोधन नहीं हुआ? क्या 2013 में संशोधन नहीं हुआ? 1964 में संशोधन नहीं हुआ? क्या वक्फ एक्ट जो है वो 1954 में नहीं बना, जबकि 1913 और 1923 में ये बन चुका था? तो ये किस लिए किए गए? टाइम टू टाइम हर चीज अपडेट होती है, तो वो अपडेट होने के लिए आप मुझे बताइए। अभी जेबा खान जी बड़े बढ़ चढ़ कर बोल रही थी महिलाओं की भागीदारी। अरे भाई, इसमें तो महिला भी रखी गई है, क्या गलत किया इसमें? आप मुझे बताइए। इसका जो है, एक मिनट जेबा खान जी सुनिए, आपको चुप रह के चुप सुना था ना, आप सुनिए। आप मुझे बताइए, आज की डेट में इसका कलेक्टर होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा। पहले भी जो है उपायुक्त होता था, उपायुक्त उसका रेवेन्यू का मालिक होता है। तो आईएएस में भी आप जाति पूछेंगे कि किस जाति का है, तो आप मुझे बताइए यहाँ गलती क्या है? कोई एक तो बताइए। अखिलेश यादव जी जो किस तरह से करारा जवाब दिया होम मिनिस्टर साहब ने। भाई आप गोल गलेबी किस तरह घुमा रहे हो? आप सीधा बोलिए, आप क्या करेक्शन चाहते हो? किससे हित होगा, किसका हित होगा? तो आप ये अन्याय कर रहे हो। जिन्होंने दान दी थी प्रॉपर्टी, वो अन्याय होगा क्या? देश के संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है? विजय शर्मा जी सुनिए एक बार, जेबा खान जी क्या कहते हैं, सुनिए। देखिए, क्या कोई भी एक ऐसा आर्टिकल है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई कानून हो, कोई संस्था हो, कोई जाति हो, धर्म हो, जो संविधान से ऊपर हो, जिसकी व्याख्या ना तो कोर्ट कर सकता हो ना दखल दे सकता हो? एक ये वक्फ बोर्ड ऐसा था, ऐसी मित्र, उसमें इतनी सारी वो जोड़ दिया गए कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। एक बार आप सभी को मैं रोकूंगी यहाँ पर। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के, सुनिए। हो और इस संस्था में पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इस सोच के साथ सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। पर अब क्योंकि ये जेपीसी में जा चुका है, वहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद इसको आगे देखा जाएगा। उसमें कई नेता बोल रहे हैं कि भारत में भी हाँ, सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं जदयू की तरफ से कुछ लोग। कौन विरोध कर रहा? मतलब अब पता नहीं अब और कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर ललन बाबू ने तो आज खुलकर इसका समर्थन किया ही है। अरे भैया, जल्दबाजी में कहा, लंबे समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था, बल्कि यूपीए के समय से इस विधेयक पे काम हो रहा था। और जल्दबाजी और अभी क्यों और तब क्यों, ये सवाल तो हमेशा रहता है।
अगर इस विधेयक को आज से अगर हम लोग 6 महीना पहले लाते तो बोलते क्योंकि चुनाव है, तुष्टीकरण करना चाह रहे हैं इसलिए आप लेकर आए हैं। आज जब हम लोग लेकर एक ऐसे समय पर आए हैं जब दूर दूर तक 3 राज्यों का चुनाव भी अभी भैया दूर है, उसका भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी क्यों लेकर आए, ये सवाल तो विपक्ष हमेशा पूछेगा। पर हाँ, जिसके लिए हम लोग कमिटेड हैं, और जहाँ तक रही बात भैया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोग का कमिटमेंट समाज के वंचित, समाज के गरीब वर्ग, समाज के अल्पसंख्यक वर्ग के साथ हमेशा से रहा है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का कमिटमेंट रहा है। ऐसे में सरकार का हिस्सा रहते हुए ऐसा कोई विधेयक हम लोग के रहते हुए नहीं आएगा जो समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय करे। पर विपक्ष बार बार भ्रमित करने का कार्य करता है, लोगों को डराने का काम करता है, कभी विधेयक को लाने के समय को लेकर, कभी उसके पीछे के इंटेंशंस, उसकी मंशा को लेकर। ये सोच गलत है विपक्ष। चर्चा पर वापस आएंगे। ज़ेबा खान जी अपनी बात रख रही थी। ज़ेबा खान जी बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि सरकार को महिलाओं की कब से फिक्र हो गई, और वो एक तरफ 3 तलाक उन्होंने डिमोलिश किया, 3 तलाक उन्होंने डिमोलिश किया। एक मिनट बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माले देकर स्वागत किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में हम अपनी बेटियों को लेकर आए। ज़ेबा खान देखिए, मेरा विषय समझिए। ज़ेबा खान मेरा विषय समझिए। आप पहले भी डिबेट्स में मेरे साथ कनेक्ट हुई हैं, आप पहले भी डिबेट्स में मेरे साथ कनेक्ट हुई हैं। मैं निष्पक्ष बात रखने में विश्वास करती हूँ। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए ज़ेबा खान, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए ज़ेबा खान, क्या आपके समुदाय में, मैं यहाँ बोल रही हूँ, आपके समुदाय में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, खुला के बारे में बताया जाता है ज़ेबा खान? 3 तलाक कोई विषय नहीं है, ये बताया जाता है ज़ेबा खान? नहीं बताया जाता? देखिए, बताया जाता कोई विषय, एक मिनट, मेरे समुदाय में महिलाओं के लिए क्यों नहीं बताया जाता है? खुला के बारे में बताया जाता है? क्या बताया जाता है? मतलब बताया जाता है, एजुकेट किया जाता है, फीमेल्स को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट किया जाता है। चंद घरों को छोड़कर, मुट्ठी भर घरों को छोड़कर, जो एजुकेट हो गए हैं, जो आगे बढ़ गए, उनको छोड़ के बताया जाता है ज़ेबा खान? बिल्कुल बताया जाता है, और बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं ये पूछती हूँ, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ रही है? ये सरकार जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ रही है। चलिए, हमारे पैनल में एक और नए सदस्य जुड़े। पैनल में शादाब शम्स जी जुड़ गए। शादाब शम्स जी जुड़ गए पैनल में, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तराखंड सरकार के। शादाब जी से सबसे पहला वर्डिक्ट, पहले तो बहुत स्वागत है शादाब जी आपका। जी धन्यवाद। स्वागत के साथ में सवाल है, लगातार देखिए यहाँ पर ज़ेबा खान हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं महिलाओं के अधिकारों की चिंता बीजेपी को कब से होने लग गई। मुझे एक रियलिटी बताइए शादाब जी, आपको क्या लगता है कि ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं कितना ज्यादा पर्टिकुलर कम्युनिटी के काम आ रही हैं सर? देखिए, कहीं नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है। वक्फ की संपत्ति कम्युनिटी के बिल्कुल काम नहीं आ रही, चंद नेताओं के घर की बपौती बन चुकी है। और मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। आपको उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ। 200 बीघा जमीन पर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के नेता रहे संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी, उन्होंने रिसोर्ट बनाया हुआ है वक्फ बोर्ड की जमीन नैनीताल रामगढ़ के अंदर। अभी हमने 1 दर्जन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा किया, जो 420 की धारा भी शामिल है। एक और सांसद है कांग्रेस के, शहीदुज्जमा, मुजफ्फरनगर से सांसद रहे, उन्होंने भी हमारी वक्फ जमीन पर कब्जा किया हुआ था, अभी उनसे वो कब्जा मुक्त कराया है। खुद धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु पीरान कलियर, अगर आपने नाम सुना हो, बहुत बड़ा आस्थाना है, साबिर पाक का इंटरनेशनल दरगाह है। दरगाह साबिर पाक की जमीन, वहां के जो धर्मगुरु हैं, सज्जादे जो अपने आप को कहते हैं, वो खुद उस जमीन को लूट रहे हैं, अपने नाम पे दर्ज करा दिया। वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर सेटिंग गेटिंग की, उस जमीन को अपने नाम पे दर्ज कराया और उस आस्थाने की जमीन को खुर्द-बुर्द करके बेच रहे हैं। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि
ये वक्त था गरीबों की मदद के लिए, वक्त था मजलूमों के लिए, वक्त था बेवा माता बहनों के लिए, मेरी माओ के लिए। लेकिन क्या कई अच्छे यतीम खाने बने? नहीं बने। क्या मेरी बहनों के लिए, मेरी माओ के लिए अच्छे शेल्टर होम्स बने? नहीं बने। क्या गरीब बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल बने? नहीं बने। क्या हुआ? खाए कुछ लोग, कुछ परिवार खा रहे हैं, वक्त बोर्ड को खा रहे हैं। और मैं तो ये अनुरोध कर रहा हूँ देश की मोदी सरकार से, पूरे देश के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, तमाम स्टेटों के, इंक्लूडिंग शादाब शम्स, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको वक्फ बोर्ड में निकल के आएगा। ये चोर डकैती के अड्डे बन गए, लूट खसोट के अड्डे बन गए। हम लोगों को ये वक्त लेकिन शादाब जी एक क्वेश्चन और रेज होता है सर, एक क्वेश्चन और रेज होता है सर, क्या सभी जगह के वक्फ बोर्ड, या मैं इंक्लूडिंग सेंट्रल और साथ में स्टेट्स की भी मैं बात कर रही हूँ, क्या सभी जगह वक्फ सिमिलर काम कर रहा है या कुछ जगह ठीक काम भी हो रहा है? एक्सेप्शंस हैं? मैं ये मान सकता हूँ एक्सेप्शन केस हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर हालात इसी तरह के हैं। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ईमानदारी के साथ इस कम्युनिटी को, जिसको अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक बताया जा रहा है, आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है, इतने हजार करोड़ की, लाखों करोड़ की संपत्ति, उस कम्युनिटी के बच्चों के हाथ में कटोरा है। उस कम्युनिटी के लोग मोदी के मुफ्त राशन के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। उस कम्युनिटी के लोग जब ठेला लगाते हैं तो सब्जी रखने के लिए ठेले पे उनके पास पैसा नहीं होता, तो कौन खा रहा है? चंद लोग, चंद ठेकेदार, मजहब के चंद, वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कम्युनिटी का भी बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें डराते हैं, उनका मिसयूज करते हैं, डर का एक खेल खेल रहे हैं। कभी कहते हैं तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, अब कह रहे हैं तुम्हारे बाप की सारी संपत्तियां छीन ली जाएंगी। मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी जो कदम को उठा रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, खासकर स्मृति ईरानी जी को और अपने मौजूदा जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है विपक्ष को बोलने का अधिकार समाप्त हो जाता है, शक का अधिकार खत्म हो जाता है जब सरकार इसे जेपीसी के पास दे देती है। कुछ बोलना चाह रही है तो मुझे लगता है रिजल्ट बनना चाहिए। तो ज़ेबा जी बोलिए। पूजा जी, अभी शादाब जी बोल रहे थे कि गरीबों को लाभ नहीं हो रहा है, तो क्या ये भाजपा सरकार गरीबों को लाभ देगी? मुसलमान गरीबों को, जो अभी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा हो रहा था, मुद्दा फिल्टर नहीं कर पा रही हैं, मुद्दा फिल्टर नहीं कर पा रही हैं। और कोरोना काल में नाम लिखने के लिए और ठेला देखकर और नाम पढ़कर जो लोग सब्जी लेने के लिए और देश में इस तरह नफरत फैला रहे थे, वो हमें इंसाफ देंगे? वो सरकार इंसाफ देगी? वो सरकार इंसाफ देगी? सर बेटियों की या तो आप मुद्दा नहीं फिल्टर कर पा रही है, याद रखिए विनेश फोगाट रो रही है और उसके साथ हम, या तो विपक्ष विरोध करने की धुन में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सबको पता है कि विनेश के साथ पॉलिटिक्स हुई है, राजनीति की सुनील कौशिक जुड़े हुए हमारे साथ। यह सरकार किसी को भला नहीं सोच सकती है, बस वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पना चाहती है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहती है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाहती है बीजेपी। सवाल ये है मैडम, वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का सदुपयोग क्यों नहीं कर रही है? बताइए, आंकड़ा दीजिए ज़ेबा का, आंकड़ा दीजिए, आंकड़ा दीजिए, कितनी महिलाओं के लिए शेल्टर होम्स, कितने के लिए कॉलेज बन गया, कितनों के लिए यतीम खाने बनवा दिए, कितनों की शिक्षा का प्रबंधन कर दिया, कितनों के लिए लंगर खोल दिया। डिबेट की शुरुआत से पूछ रही हूँ मैं आपसे, डिबेट की शुरुआत से पूछ रही हूँ ज़ेबा का, आपके पास आंकड़ा नहीं है? महिलाओं को आप पूजा जी गलत पूछ रही हैं। ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको का सरकार का काम है। ये हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी का, हम इसको कैसे छोड़ देंगे भाई? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पे आप जिक्र मत कीजिए, आप इस पर जिक्र मत कीजिए। सरकार क्या करेगी इस पे आप बताइए। आप आंकड़ों पे बात नहीं करना चाहती, आप आंकड़ों पे बात नहीं करना चाहती। देश के हर महिला की चिंता करती हूँ, पर ये सरकार किसी महिला की चिंता नहीं करती है, कोई भी कम्युनिटी की हो। अरे उनकी भी होगी थोड़ी बहुत संपत्ति। ज़ेबा खान जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगली बार जब आप डिबेट में बैठे थोड़ी रिसर्च के साथ बैठिएगा। शादाब साहब कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए।
कि उन्हें सिल्वर मेडल मिले। मैं ये कह रहा हूँ इसमें तो वक्त जब केपीसी को चला गया जो बिल है तो फिर तो खुश होना चाहिए था, विपक्ष को तो वेलकम करना चाहिए था कि देखो सत्ता पक्ष ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि भाई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इस पे तय करेगी। लेकिन ये अभी भी मातम कर रहे क्योंकि सारे चोर यही लोग हैं। इन्होंने सब के सब छोट भैये नेता से लेके बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं सबने वक्त पे डाका डाला हुआ है और इसीलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है कि वोट देते रहो और कब्जा करते रहो। मैं ये कह रहा हूँ जो वक्त का पैसा है इन्होंने खाया है। विनय सिंह एक बार क्या कह रहे हैं सुनेंगे। विनय सिंह जी आप जिसके लिए बैठ के पैसे लगा रहे हैं चोर वो लोग हैं और विनय सिंह जी बोलिए किया जा सके। हेलो आप जिनकी शादी लगा रहे हैं ना चोर वो लोग हैं। सुन लीजिए और लोगों को भी अपनी समझती नहीं है, दूसरे की जमीनों पे निगाह रखो, ये अच्छी बात नहीं है। अभी कौशिक जी कह रहे थे कि ये उनके दादाजी का अधिकार है। कौशिक जी हमारे ख्याल से गांव से जुड़े जरूर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के गांव से जुड़े हैं। विनय सिंह जी हम सब गांव से जुड़े हैं। हाँ सुन तो लीजिए पूरी बात हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नियति है मैं उसको बताना चाहता हूँ। गांव में आज भी पूरा गांव डी की जमीन पे है। जैसे ये वक्फ बोर्ड नजूल की जमीनें हैं, किसी डी की जमीन के कोई कागजात, कोई रजिस्ट्री, कोई भी आप अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगी तो नहीं मिलेगा। तो क्या वो सरकारी जमीन हो गई? उसको कब्जा कर लेंगे ये भारतीय जनता पार्टी, ये भू माफिया हो गई है। आज नजूल, आज वक्फ बोर्ड, कल डी। अच्छा विनय जी एक बताइए, विनय साहब, विनय जी एक बताइए, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी। नजूल की भूमि पे कागज नहीं है तो सरकार कब्जा न करे, और दूसरे समुदाय की किसी पे भी नहीं है तो वक्फ बोर्ड कह दे हमारी जमीन है, उस पर डीएम भी जांच नहीं करेगा, हाई कोर्ट भी आप नहीं जा सकते। ये कहां का न्याय है? मैंने डी की बात की है। डी की जमीनों के कागजात होते हैं क्या? किसके? मैंने गोरखपुर डी की जमीनों के। तो तमाम जमीनों के कागजात नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड सुन लीजिए आप। अरे सत्ता में तो 2004 से लेकर के 14 तक आप भी रहे हैं केंद्र में। मैं आंकड़े गिना दे रहा हूं आपको, कहीं 2004 के बाद 14 के बाद कब्जा नहीं हो गए। 4,36,169 की सूचना नहीं है। 58,896 अतिक्रमण है जो पार्टियों से जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। 4,371 में मुकदमे चल रहे हैं आंतरिक पॉलिटिकल लोगों से। कहां रिकॉर्ड ले जाएंगे आप इनको? ये संपत्ति, यदि ये संपत्ति किसी समुदाय के काम आ जाए तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? अच्छा दूसरी बात, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच नहीं कर पाएगा। नहीं आपकी नहीं, सुनिए, मेरी संपत्ति पर जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, विनय की संपत्ति पर जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, इनकी संपत्ति जांच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं करेगा जांच। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है इसमें जांच करने का। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने अभी कहा है जो 513 एकड़ जमीन है जो गोरखपुर से बनारस वाली रूट से जाता है, वहां पर 513 एकड़ जमीन कब्जा किया। अरे मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे, बाबा जी मुलायम सिंह के पास घर में जाते थे मिलने के लिए, चाहे आपने कब्जा नहीं हटवाया, किसने रोका आपको कब्जा हटवाने से? समाजवादी सरकार में कब्जा नहीं हुआ था। अरे बाद में हुआ, सरकार में तो आप आए, आपने कब्जा क्यों नहीं हटवाया? आप भी सहभागी थे। विजय शर्मा जी के पास जाऊंगी, कब्जा हम भी करेंगे। थोड़ा सा धैर्य, विजय शर्मा के पास जाएंगे। विजय शर्मा के पास जाएंगे। 4 बार सरकार रही है, आप कब्जे के आरोप लगा रहे हैं, आपने जेल में डालते कब्जा। कौशिक जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। विजय शर्मा जी के पास जाऊंगे। विनय जी थोड़ी सी ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। विजय शर्मा जी बोले सर, बोले। देखिए मैंने 2-3 बुनियादी क्वेश्चन उठाए थे, ना जेबा खान जी जवाब दे पाए ना विनय सिंह जी। क्या आप मुझे बताइए, आप कहते हो कि ये गलत है तो गलत बताइए, क्या कौन सा संशोधन आप चाहते हो? क्या कौन सी लाइन हमारी गलत है? किस समाज के, किस नारी के, किसके खिलाफ है, आप मुझे बताइए। और आपको तथ्य के आधार पर वक्फ बोर्ड के जो यहाँ चेयरमैन है उत्तराखंड के, उन्होंने बता दिया किस तरह से अकबर डम्पी जी जो है, जो संजय गांधी जी के दोस्त थे, उन्होंने 200 बीघे से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। उसका जवाब आपके पास नहीं है। बीजेपी ये है, बीजेपी वो है। अरे आप बताइए, जो डिबेट होती है उस पर आप जेबा खान जी कभी नहीं बोलते, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कुछ नहीं बोलते। तो आप मुझे बताओ ना, वक्फ बोर्ड में आपको इस सर 2 मिनट का समय रह गया है सर, 2 मिनट का समय रह गया है। जेबा खान जी बोले, उसके बाद में शादाब जी के पास जाऊंगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नहीं मोदी जी के वकील बनकर आए हैं, मोदी जी की वकालत कर रहे हैं। मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि
कि वक्फ बोर्ड ने कितने यतीम खाने, कितने महिलाओं के लिए शेल्टर होम, कितने मदरसे, कितनी तमाम चीजें बना दी। कब्रिस्तान और दरगाह छोड़ के, कब्रिस्तान और दरगाह छोड़ के क्या बना दिया? आंकड़ा पेश कर दीजिए मैडम। मोदी जी से वक्फ बोर्ड यही करता है ना, और देश के लिए वक्फ बोर्ड यही करता है ना मैडम, अपना पक्ष रखता नहीं है, अपना पक्ष रखता नहीं है, दूसरे से कहता है कागज दिखा दो। आप भी वही काम कर रही हैं। मोदी जी देश को गुमराह न करे। महिला, अरे आप आईना दिखाइए देश को, हमने तो आपको आईना दिखाने के लिए बैठाया ना। आप आईना दिखाइए, आंकड़ा बताइए। आईना दिखाना होगा। आप मुझे क्यों आईना दिखा रही हैं? आप आईना दिखाइए ज़ेबा खान, हमने आपको आईना दिखाने के लिए बैठाया है। हमने आपको आईना दिखाने के लिए बैठाया है। आंकड़ा पेश कीजिए। और आंकड़ा जिनको आप अपना विपक्षी कह रहे हैं उनके मुंह पे मारिए और कहिए कि ये यतीम खाने, ये मदरसे, ये तमाम चीजें, ये आश्रय, क्या बात कर रही है आप? क्या मोदी सरकार लूट? शादाब शम्स जुड़े हुए मेरे साथ। नहीं है तो मोदी सर 20 सेकेंड ऑडियो डाउन कीजिएगा, ऑडियो डाउन कीजिए ज़ेबा जी का। शादाब जी बोलिए, लास्ट 20 सेकेंड सर। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ईमानदारी के साथ जो ये नेक्सस बन गया था, वक्त की संपत्तियों के ऊपर एक तरह से कब्जा करके बैठे हुए हैं, उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वक्त की संपत्ति देश की संपत्ति है, विदेश की संपत्ति नहीं है। वक्त भी भारत की जमीन का हिस्सा है और वो सरकार के साथ मिलकर आपसी समन्वय बिठाते हुए आगे बढ़े। उसकी संपत्तियों पर अच्छे इंस्टीट्यूट्स बने जो सर समाज के काम आए, अच्छे हॉस्पिटल्स बने जो सबके काम आए, हमारे बच्चों का भी भला हो और बाकी देश के बच्चों का भी भला हो, तब हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये जो लूट का साम्राज्य और तुष्टीकरण की राजनीति अभी तक चल रही थी, इसने कहीं ना कहीं देश को बहुत पीछे खींचा है, ठगा है देश को। इन सारे ठगों को जवाब मिलने वाला है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में माइक लेके चले जाएं और आप जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि आज वक्त से आपको कोई लाभ मिला, तो वो कहेंगे कोई लाभ नहीं मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले संशोधन के बाद जब हम लोग काम करेंगे, प्रॉपर्टियों के ऊपर बनेंगे, धर्म समाज के काम आएंगे, तो लोग कहेंगे। मैडम वक्त था, तब तक आपने कुछ बोला नहीं। पूजा जी शादाब जी को बोलिए कि एक बार मेहरबानी करके खुद माइक लेके मुसलमानों के बीच में चले जाए और जो चैनल पर बैठ के बोल रहे हैं बीच में बोले तो इन्हें जवाब मिल जाएगी। मैडम मैं गई हूँ, मुस्लिम महिलाओं के बीच मैं गई हूँ, और अगर मैं यहाँ पे उनकी आप बीती बोल दूंगी ना, आप भी बेइज्जत हो जाएंगे और पूरी कम्युनिटी भी। मुंह मत खुलवाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अहम विचार साझा करने के लिए। देखिए, मुद्दा ये है कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, आएगी और चली जाएगी, लेकिन आपने जिसको वोट दिया, आपने जिसके प्रति वफादारी, ईमानदारी रखी, उसने आपके साथ क्या किया? आपकी ईमानदारी का सबब क्या आपको आपके वक्फ ने दिया है? आकलन खुद कीजिए। किसी के विषय में मत सोचिए, बहकावे में मत आइए। मुद्दा यहाँ पर यह है कि वक्फ जो अल्लाह के नाम पर आपसे ली गई, क्या आपके काम आ रही है या नहीं? बस छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।